सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 16th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 7th वीडियो है, जिसमें कि हम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस को पढ़ रहे थे, सो उस समय हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ते वक्त कंपनी का व्यू पॉइंट को रख के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था, एंड शेयर होल्डर का भी व्यू पॉइंट को रख के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था। सो इन द सेम मैनर हम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी दोनों व्यू पॉइंट से देखेंगे। मतलब ये कि हम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। सो सबसे पहले बारी आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो पहला पॉइंट आता है वो है परमानेंट बर्डन। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड व्हिच एक्ट्स एज अ बर्डन एज द कंपनी हैज टू पे दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड मस्ट हैव सच फाइनेंसेस रेडी, एंड गेटिंग सच फाइनेंस रेडी इज अ बर्डन। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेएबल इंक्रीजेस एवरी ईयर, दिस इंक्रीजेस द बर्डन फर्दर। सो परमानेंट बर्डन से हमारा ये मतलब है कि हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमें जो डिविडेंड है वो एक फिक्स्ड रेट में देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट पे किया जाएगा डिविडेंड के रूप में, वो एक फिक्स्ड रेट में किया जाएगा, वो फिक्स्ड रहता है, वो डिविडेंड हमें देना ही देना है। सो क्योंकि वो डिविडेंड हमें देना ही देना है, तो हमारे पास तो हमेशा एक फाइनेंस रेडी होना चाहिए जिससे कि हम वो डिविडेंड का अमाउंट हमेशा पे कर पाए। सो वो डिविडेंड का अमाउंट को हमेशा रेडी रखना, ये एक कंपनी के लिए बर्डन बन जाता है। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस फर्म है उसमें 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। सो उन 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है हमें डिविडेंड का अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट उनका जो डिविडेंड का अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा वो फिक्स्ड होगा। मतलब ये कि अगर हम 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमें वो 10% डिविडेंड ही देना पड़ेगा। हम चाह के भी उस 10% में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हम अपने 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये नहीं बोल सकते हैं कि देखिए इस साल हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो आप 10% का जगह 8% डिविडेंड ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि हमें एक फिक्स्ड डिविडेंड देना है, सो ये फिक्स्ड डिविडेंड ताकि हम दे पाए, इसके लिए हमें हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाइनेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो वो जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस जो कि हमें हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये एक बर्डन बन जाता है। उसी एग्जांपल को फिर से कंसीडर करते हैं। तो अब मान के चलिए हमारा इस साल जो है 500 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड का अमाउंट है वो हुआ है 50,000 रुपया। तो क्योंकि वो 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, सो उनका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो हमें दे ही देना है। मतलब ये कि हमें 50,000 रुपया किसी ना किसी हाल में उनको दे ही देना है, एंड हम उस 50,000 रुपया में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब हम अपने 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा इस साल प्रॉफिट कम हुआ है तो आप 50,000 रुपया की जगह 40,000 रुपया ले लीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें 50,000 का 50,000 रुपया ही देना है। तो क्योंकि हमें उन्हें 50,000 का 50,000 रुपया ही देना है, तो ये जो अमाउंट जो कि हमें उन्हें देना ही देना है, सो हमें इसके लिए हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी रेडी रखना पड़ेगा। हमें हमेशा कुछ अमाउंट रेडी रखना ही पड़ेगा ताकि कुछ भी हो जाए हम इन 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका जो अमाउंट है 50,000 रुपया डिविडेंड, वो हम उन्हें पे कर पाए। सो ये अमाउंट को हमेशा मेंटेन करके रखना, ये बहुत बड़ा झंझट हो जाता है, ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा ये सोच के रखना पड़ेगा कि हमें उन 500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, तो हमेशा उसके लिए एक अमाउंट रेडी रखो। और जो दूसरा बात है वो ये है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि हम अगर इस साल डिविडेंड पे नहीं कर पाते हैं, सो वो डिविडेंड को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट ईयर भी पे नहीं कर पाए तो उसको अगले साल ट्रांसफर कर देंगे। सो ये जो डिविडेंड का अमाउंट जो कि हर साल ट्रांसफर होता रहता है, ये भले ही कुछ समय के लिए कंपनी का जो है बर्डन कम कर देता है, बट क्योंकि ये डिविडेंड का अमाउंट अगले साल के लिए ट्रांसफर हो चुका है, सो वो अगले साल के लिए जो है बर्डन बन जाता है। अब आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ईयर में 17,000 डिविडेंड हुआ था, बट हम इस साल जो है 17,000 नहीं पे कर पाए। सो क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो हमने जो है इनका डिविडेंड अगले साल में ट्रांसफर कर दिया। तो इस साल भले ही हमारा जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो
हो गया, बट नेक्स्ट ईयर ये बर्डन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें जो है 18,000 रुपया भी पे करना पड़ेगा, प्लस लास्ट ईयर का भी डिविडेंड का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब जो है हम सेकंड ईयर में भी अमाउंट पे नहीं कर पाए, सेकंड ईयर में भी जो हमारा 18,000 रुपया का डिविडेंड था वो भी पे नहीं हो पाया, एंड लास्ट ईयर का जो 17,000 रुपया का डिविडेंड था वो भी पे नहीं हो पाया। सो हमने क्या किया कि 18,000 रुपया का इस साल का डिविडेंड प्लस 17,000 का प्रीवियस ईयर का डिविडेंड उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। सो उस साल के लिए भी जो हमारा बर्डन है वो कम हो गया, बट नेक्स्ट ईयर के लिए ये बढ़ गया। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये हर साल ट्रांसफर होता रहता है। सो हर साल ट्रांसफर होते रहने की वजह से क्या होता है कि भले ही एक साल के लिए ये बर्डन कम हो जाए, बट नेक्स्ट ईयर ये बर्डन बढ़ जाता है। सो परमानेंट बर्डन पॉइंट हमें क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना है, एंड उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड को देने के लिए हमें हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को रेडी रखना पड़ेगा, एंड उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को रेडी रखना एक बर्डन बन जाता है कंपनी के ऊपर। इसके साथ साथ हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी है, एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होने की वजह से जो बर्डन है डिविडेंड का वो हर साल बढ़ते जाता है, एंड ये भी कंपनी के लिए एक बर्डन बन जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। द अमाउंट ऑफ रिफंडिंग टू बी डन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एंड दैट हैज टू बी डन फर्स्ट। दिस एक्ट्स एज अ बर्डन, प्लस देयर आर मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज व्हिच नीड टू बी डन व्हाइल रिफंडिंग ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिसोल्यूशन का टाइम आता है, सो डिसोल्यूशन के टाइम में भी प्रेफरेंस शेयर जो है वो कंपनी के लिए एक बर्डन बन जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं इसको समझिए। हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन के समय में हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल का रीपेमेंट सबसे पहले कर देना है, एंड ये कैपिटल का रीपेमेंट हमें करना ही करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने वो कैपिटल का रीपेमेंट नहीं किया। सो क्योंकि वो कैपिटल का रीपेमेंट करना ही करना है एंड सबसे पहले करना है, तो प्रीवियस पॉइंट की तरह यहाँ पे भी एक बर्डन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें फिर से एक अमाउंट रेडी रखना पड़ेगा ताकि हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो पैसा वापस कर सके एंड सबसे पहले वापस कर सके। सो ये बात कि हमें वो पैसा रेडी रखना पड़ेगा ताकि हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो पैसा सबसे पहले वापस कर सके, ये एक बर्डन बन जाता है। एंड इसके साथ साथ डिसोल्यूशन के समय में जो है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करते समय बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कि करने पड़ते हैं। तो वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज जो कि हमें करने पड़ते हैं ये भी बिजनेस फर्म के लिए एक बर्डन ही होता है। सो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ कि जब फर्म डिसॉल्व कर रही होती है तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल वापस कर देना है, एंड इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल को वापस करने के लिए हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारे लिए एक बर्डन बन जाता है। एंड इसके साथ साथ हमें जो है बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी करने पड़ते हैं, वो भी हमारे लिए एक बर्डन बन जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्टली सोर्स। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स इज हाई एज कंपेयर्ड टू रेजिंग फंड्स बाय डिबेंचर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मेनी बिजनेस फर्म्स वुड नॉट लाइक टू रेज फंड्स बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स as there are many cheap options available in order to raise funds। So ये पॉइंट में क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करना ये एक बहुत खर्चीला प्रोसेस है। इसमें दूसरे तरीकों के मुकाबले बहुत सारा खर्चा हमें करना पड़ता है। अगर हम डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लाते तो उसमें जो है हमारा खर्चा कम पड़ता, अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाते तो उसमें हमारा खर्चा कम पड़ता, लेकिन हम अपना पैसा प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लेकर आए हैं। सो क्योंकि ये पैसा हम प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लेके आए हैं, सो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लाने की वजह से ये जो प्रोसेस है कैपिटल रेस करने का थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारे लिए ज्यादा महंगा प्रोसेस हो गया है। सो कॉस्टली प्रोसेस पॉइंट क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाना एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस ज्यादा महंगा है। सो क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होता है, सो इसकी वजह से जो है बहुत सारे फर्म्स प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाना प्रिफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में खर्चा ज्यादा होता है पैसा रेस करने में, एंड इसके कंपैरिजन में जो है दूसरे कम खर्चे वाले तरीके भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू भी पैसा रेस किया जा सकता है। सो क्योंकि दूसरे तरीके भी हैं जिनकी मदद से हम कम खर्चे पे पैसा रेस कर सकते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स को डिसएडवांटेजेस बना देता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करने में हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है, एंड ये खर्चा बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजेस है। सो कॉस्टली सोर्स का मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाने में बिजनेस फर्म को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, एंड क्योंकि वो खर्चा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर प्रोसेस जिसके थ्रू पैसा लाया जा सकता था, इसकी वजह से ज्यादा कंपनीज जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं लाना चाहेगी, वो दूसरे तरीकों से पैसा लाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि दूसरे तरीकों में एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स खर्चा कम होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड मार्केट।
The market of preference shares has not been able to gather much interest of investors. Very less amount of investors want to invest in preference shares because cautious and conservative investors prefer debentures and risk-taking investors prefer equity shares, because by purchasing equity shares they will get the ownership which they will not get in preference shares. So the market of preference shares gets confined only to a small amount of investors. So limited market, ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो मार्केट है वो अब तक उतना फैल नहीं पाया है। अभी भी जो है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जितना पैसा लाया जाता है वो दूसरे सोर्सेस के मुकाबले बहुत कम है। बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर सावधानी से काम करते हैं वो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लाने में प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लाने में उन्हें जो है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स रिस्क कम झेलना पड़ेगा एंड उसमें झंझट भी कम होता है। एंड जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही इक्विटी शेयर्स में उन्हें रिस्क लेना पड़े बट रिस्क लेने के बावजूद भी उन्हें कंपनी का ओनरशिप मिलेगा। सो दोनों ही पॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले टाइप्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने से जो है उन्हें रिस्क कम मिलेगा एंड उन्हें और भी तरीकों के लाभ मिलेंगे। एंड अगर वो रिस्क लेना चाहेंगे तो वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में उन्हें रिस्क तो झेलना पड़ेगा बट उन्हें ओनरशिप भी मिलेगा। सो दोनों ही पॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के तरफ इन्वेस्टर्स बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं। बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो मार्केट है वो बहुत कम इन्वेस्टर्स तक ही सीमित हो जाता है। सो लिमिटेड मार्केट पॉइंट से हमारा क्या मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो मार्केट है वो अब तक उतना दूर तक नहीं फैल पाया है जितना दूसरे तरीकों का मार्केट है। अभी भी बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। एंड क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत कम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे इसकी वजह से जो है प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट बहुत कम फैल पाया है एंड ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट उतना दूर तक नहीं फैल पाया है एंड बहुत कम इन्वेस्टर्स ही हैं जो कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो इसकी वजह से जो है कंपनी उतना कैपिटल रेज नहीं कर पाएगी जितना वो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज करना चाहती है। अब जो टॉपिक आता है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स डिसएडवांटेजेस क्यों होते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो है नो कंट्रोल ओवर द बिजनेस। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बिजनेस फर्म। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं एंड वो जो है बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते हैं। सो ये बात कि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, वो बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते हैं, यही एक शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है बट कंपनी में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर उसे ओनरशिप नहीं मिल रही है, अगर उसे वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसका इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ। तब तो वो दूसरे तरीकों से इन्वेस्ट कर सकता था, वो डिबेंचर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता था, वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता था बट उसने इन तरीकों से इन्वेस्ट नहीं किया, उसने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया। सो अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करने से भी उसे जो है वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, उसे जो है ओनरशिप नहीं मिलता है, सो ये बात कि उसे कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा है, उसे बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए डिसएडवांटेजेस ही होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हाई एज कंपेयर टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो मेनी इन्वेस्टर्स वुड थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्रेफरेंस शेयर्स एंड देयर आर आल्सो अदर सिक्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल इन व्हिच इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट। सो ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स ज्यादा महंगे होते हैं। सो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स ज्यादा महंगे होते हैं तो उनके ज्यादा महंगे होने के कारण एक इन्वेस्टर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे जो बात सबसे पहले खलेगी वो यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स महंगे हैं, सो क्या वो प्रेफरेंस शेयर्स अफोर्ड कर पाएगा। जो दूसरा चीज जो कि उसे सोचना पड़ेगा वो ये है कि भले ही प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के उसे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिल जाए बट उसे ओनरशिप नहीं मिलेगा। जो अगला चीज वो सोचेगा वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के दूसरे तरीके भी हैं जिनके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकता है एंड जो कि प्रेफरेंस शेयर्स के मुकाबले ज्यादा सिक्योर्ड है। सो अगर दूसरे तरीके अवेलेबल हैं जो कि ज्यादा सिक्योर्ड है
सो उन तरीकों के सामने ये बात की प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा महंगे हैं, ये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के दिमाग को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये सोचता है कि फालतू में क्यों हम प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं, फालतू में क्यों महंगा प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे जबकि हम दूसरे सिक्योर तरीकों से इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। सो ये बात कि हम दूसरे सिक्योर तरीकों से इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स को एक शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजियस बना देता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, समटाइम्स द कंपनी इन अ मोटिव टू रेज कैपिटल यूजेस देम टू रेज कैपिटल, बट व्हेन द कैपिटल इज रेज्ड they are thrown out of the company by paying back their money. So this type of behavior done with the preference shareholders is disadvantageous to them. So ये पॉइंट में हमें मालूम चलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ जो खराब बिहेवियर होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमारे पास वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी मदद से अगर हमें ये लगता है कि हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा हो गया है, सो हम उस कैपिटल को वापस कर सकते हैं उनके शेयर होल्डर्स को। बट कुछ फर्म जो है इसका गलत इस्तेमाल करती है। कुछ फर्म्स क्या करती है कि जब उन्हें कैपिटल की जरूरत पड़ती है सो वो रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू कर देती है। सो रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू कर देने से क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उन शेयर्स को खरीदते हैं एंड कंपनी के पास जो है वो कैपिटल का अमाउंट आ जाता है। बट जैसे ही कंपनी के पास वो कैपिटल का अमाउंट आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, कुछ समय बाद उनका पैसा वापस कर देती है और वो कहती है कि आप चले जाइए, आपका शेयर्स हमें और नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंपनी को कैपिटल चाहिए था तो उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू वो कैपिटल रेज करवा लिया। बट जैसे ही वो कैपिटल रेज हो गया और उसने उस कैपिटल से सारा काम कर लिया तो उसने क्या किया, उन शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर दिया, उनको जो है अपने कंपनी से बाहर कर दिया। सो ये बात कि जब कंपनी को उनकी जरूरत थी तो उसने उनका इस्तेमाल किया और जब काम खत्म हो गया तो उनको कंपनी से निकाल दिया, ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये बात कि कुछ कंपनीज जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का गलत इस्तेमाल करती हैं, ये एक शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजियस होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिविडेंड नॉट पेड इन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट दैट डिविडेंड पेड एंड देयर डिविडेंड फॉर दैट ईयर इज लॉस्ट। हम जानते हैं कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स में क्या होता है कि अगर कंपनी के पास एक साल में डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है सो वो क्या करती है, उस साल डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती है एंड ये जो पैसा है ये अगले साल के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो है उनका डिविडेंड का पैसा नहीं मिलता है, उनका डिविडेंड का पैसा डूब जाता है। सो ये बात कि उनका डिविडेंड का पैसा डूब गया है, ये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक कंपनी में यही सोच के इन्वेस्ट करता है कि उसको जो है डिविडेंड मिलेगा, बट अगर उसको डिविडेंड नहीं मिलता है सो ये तो उसके लिए डिसएडवांटेजेस ही होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। व्हेन द कंपनीज अर्निंग्स राइज रैपिडली, होल्डर्स ऑफ अदर प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट गेट अ शेयर इन दैट इंक्रीज्ड अर्निंग्स एज द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, सो दिस इज आल्सो डिसएडवांटेजियस टू द शेयर होल्डर्स। सो ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि जब कंपनी ज्यादा पैसा अर्न करने लग जाती है, जब कंपनी के अर्निंग में इंक्रीमेंट होता है, सो ये जो कंपनी का अर्निंग में इंक्रीमेंट होता है इसका लाभ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कंपनी जो है वो ज्यादा पैसा कमाने लग जा रही है सो इससे जो है सबको फायदा होना चाहिए, बट ये फायदा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जो डिविडेंड है वो डिविडेंड का अमाउंट फिक्स्ड होता है, वो डिविडेंड का अमाउंट में चेंजेस नहीं होते हैं। कंपनी अगर कम कमाती है तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उतना रेट में ही पैसा दिया जाएगा एंड अगर कंपनी ज्यादा कमाती है तो भी कंपनी की तरफ से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसी रेट में पैसा दिया जाएगा। सो ये बात की कंपनी का इंक्रीमेंट हो रहा है बट इस इंक्रीमेंट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिसएडवांटेजेस है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप एक पार्टनरशिप बिजनेस को कंसीडर कीजिए। अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि जब कंपनी ज्यादा कमाती है तो उसके पार्टनर्स को ज्यादा पैसा मिलता है एंड जब वो कम कमाती है तो उसके पार्टनर्स को कम हिस्सा मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में वो नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है कि कंपनी अगर कम कमाए तो भी उन्हें उसी रेट में पैसा मिलेगा एंड अगर कंपनी ज्यादा अर्निंग करे तो भी उन्हें उसी रेट में पैसा मिलेगा। सो ये बात कि कंपनी ज्यादा अर्निंग कर ले तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उस ज्यादा अर्निंग में से कुछ नहीं मिलता है, ये एक शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजियस होता है।
अब जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब ये कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों किस तरीके से अलग हैं। तो देखिए इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली रिवीजन है हमारे उन सभी टॉपिक्स का जो कि हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ था। अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस को देखा हुआ है तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी शेयर्स के अंदर में वो ये है कि दे हैव वोटिंग राइट्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस प्रोसीडिंग्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो है वोटिंग राइट्स होते हैं और वो बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। मतलब ये कि उनके पास बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है। एंड इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स में वो ये है दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिविडेंड ड्यू। तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और वो बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट एक केस के कि जब उनका डिविडेंड ड्यू हो। मतलब ये कि अगर उनका डिविडेंड ड्यू है तो ही वो भाग ले सकते हैं, अगर उनका डिविडेंड ड्यू नहीं है तो वो भाग नहीं ले सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है इक्विटी शेयर्स के अंदर में वो ये है कि द फेस वैल्यू इज जनरली लो। तो इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स आमतौर पे कम होता है। मतलब इक्विटी शेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स से जनरली सस्ते होते हैं। एंड इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में वो ये है कि द फेस वैल्यू इज जनरली हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स जनरली हाई होता है। मतलब ये कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स के मुकाबले ज्यादा महंगे होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी शेयर्स के अंदर में वो ये है रेट ऑफ डिविडेंड इज जनरली नॉट फिक्स्ड। मतलब ये कि इक्विटी शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है कि उन्हें किस रेट में डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर वैरी करता है। कंपनी का प्रॉफिट जिस तरीके का होगा उनको डिविडेंड भी उसी तरीके से दिया जाएगा। बट इसके ऑपोजिट में जो प्रेफरेंस शेयर्स में वो आता है वो ये है कि रेट ऑफ डिविडेंड इज जनरली फिक्स्ड। मतलब ये कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो जनरली फिक्स्ड होता है। मतलब ये कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो उनका डिविडेंड है वो एक फिक्स्ड रेट में दिया जाता है, वो कंपनी के प्रॉफिट के साथ वैरी नहीं करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी शेयर्स के अंडर में वो ये है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डन आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि डिविडेंड का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का पेमेंट हो जाने का बाद होता है। मतलब ये कि अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसका डिविडेंड का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का पेमेंट होने का बाद होगा। मतलब ये कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा एंड उसके बाद उसको जो है अपना डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डन बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर में जो डिविडेंड का पेमेंट है वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर में डिविडेंड का पेमेंट के पहले किया जाता है। मतलब ये कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको अपना अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के अमाउंट ऑफ डिविडेंड से पहले मिल जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी शेयर्स के अंदर में वो है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये पॉइंट साफ साफ बता देता है कि हम इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इक्विटी शेयर्स खरीदा है तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ही लाभ पा सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं जा सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स में वो ये है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये पॉइंट भी क्लियरली कह देता है कि अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें जो है हम प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये लगता है कि उसे प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है एंड वो इक्विटी शेयर्स में आना चाहता है तो अगर उसके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो वो इक्विटी शेयर्स में आ सकता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।